विपक्षी गठबंधन की महीने से कोई बैठक तो दूर, कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग असंभव होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रवैये से नाराज अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि गठबंधन अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस तरह से कांग्रेस ने अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में भाव नहीं दिया, ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस के साथ वही करेंगे। मतलब कि जिस विपक्षी गठबंधन की बात नीतीश कुमार कर रहे थे, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ले देकर कांग्रेस अपने हिसाब से हर पार्टी को डील कर रही है और आगे भी करेगी। यही वजह है कि शशि थरूर ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा दिया तो नीतीश कुमार की पार्टी नाराज हो गई। अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि शशि थरूर ने कांग्रेस के मन की बात कह दी, जिससे जेडीयू और आरजेडी दोनों को बड़ा झटका लगा है। न नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और न बिहार में तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली करेंगे। उन्होंने कहा, बिहार में जातीय सर्वे करा लेने के बाद जेडीयू को लगा कि इससे नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा और कांग्रेस वर्चस्व वाली इंडी गठबंधन उन्हें पीएम प्रत्याशी मान लेगा। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर शशि थरूर ने गुब्बारे की हवा निकाल दी। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग तक बात पहुंचने पर इनका कुनबा बिखर जाएगा। विपक्ष की मुंबई बैठक में सीट शेयरिंग पर जल्द निर्णय करने का फैसला हुआ था, लेकिन हालात ये हैं कि पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा, आप कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। विपक्ष की समन्वय समिति की 13 सितंबर की दिल्ली में बैठक के महीने भर बाद भी न कोई बैठक हुई, न अगली तारीख तय हुई। जो 3 वर्किंग ग्रुप बने थे, उनकी बैठकें भी नहीं हुई। सुशील मोदी ने कहा कि 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति के लिए माकपा ने अभी तक अपना प्रतिनिधि तय नहीं किया है। कांग्रेस के एक तरफा फैसले से विपक्षी भोपाल रैली स्थगित हुई और उसकी अगली कोई तारीख भी तय होने की बात सामने नहीं आई। सुशील मोदी ने कहा कि जो 24 विपक्षी दल 4 उच्च स्तरीय बैठकों के बाद न नेतृत्व तय कर सके, न सीट साझा करने पर सहमति बना पाए, वे केवल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के नकारात्मक मुद्दे पर देश का भरोसा नहीं जीत सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी का सियासी गणित पूरी तरह से उलट पुलट हो गया। इसलिए पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द संजय सिंह को जमानत मिल जाए और वो बाहर आ जाएं, क्योंकि बात सिर्फ संजय सिंह की नहीं, ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम है। ये बात और है कि राघव चड्ढा को ईडी ने आरोपी नहीं बनाया, लेकिन जिस तरह से बिना किसी मन के संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके लिए आम आदमी पार्टी को आशंका है कि राघव चड्ढा के साथ कहीं कुछ ऐसा खेल न हो जाए। यही वजह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैसे ही संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा, वे तुरंत इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में संजय सिंह ने दलील दी कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया। 4 अक्टूबर को मेरे घर पहुंची, पूरे दिन तलाशी ली और अचानक गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी गिरफ्तारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता। ईडी ने कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति के बनने में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शराब कारोबारियों और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया। अब मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में सौंपा है। जज एमके नागपाल ने 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान संजय से कहा था कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें जो केस से जुड़े न हों। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, मीडिया से कहा कि मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक के रिमांड पर भेज दिया। बाद में 3 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं। वो हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे, जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे। जब उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है। इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ हीरानंदानी ग्रुप से कैश और गिफ्ट्स लेकर सवाल पूछने के आरोपों को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ने गंभीरता से इस मामले को लिया।
लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले को एथिक्स कमेटी के पास जैसे ही भेजा, एथिक्स कमेटी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत देहद्राई के समन को जारी कर दिया और इन दोनों को एथिक्स कमेटी के सामने 26 अक्टूबर को पेश होकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर सबूत पेश करने होंगे। जय अनंत देहद्राई ने ही महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था। वकील जय अनंत देहद्राई की सूचना के आधार पर ही सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखकर टीएमसी सांसद मोइत्रा के संसदीय आचरण की जांच कराए जाने की मांग की थी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दीपक हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट्स लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले की जांच अब लोकसभा की एथिक्स कमेटी कर रही है, जिसमें विभिन्न दलों के 15 सदस्य शामिल हैं। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहद्राई के सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट के हवाले से आरोप लगाया कि बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा को गिफ्ट्स और पैसे दिए थे। निशिकांत दुबे ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पत्र लिखकर मांग की है कि महुआ मोइत्रा के लोकसभा लॉगिन आईडी और आईपी एड्रेस की जांच की जाए। उनका आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने लॉगिन आईडी हीरानंदानी ग्रुप को मुहैया कराई, जो एक गंभीर मामला है। जय अनंत देहद्राई इस बात का दावा कर चुके हैं महुआ मोइत्रा और दीपक हीरानंदानी के बीच हुए लेनदेन के पक्के सबूत उनके पास हैं। लोकसभा के एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद सोनकर हैं। उनकी अध्यक्षता में ही लोकसभा की 15 सदस्यीय कमेटी महुआ मोइत्रा के मामले की जांच करेगी। इस समिति का काम किसी भी सांसद पर लगे संसदीय आचरण से जुड़े आरोपों की जांच करना है। लोकसभा स्पीकर की ओर से जिस भी मामले की शिकायत भेजी जाती है उसकी जांच यही कमेटी करती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से महुआ मोइत्रा के खिलाफ उनके आरोपों के पक्ष में सबूत मांगे जाएंगे और अगर आरोप सही पाए गए तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता छिन सकती है। इसके पहले भी लोकसभा से कई सांसदों का निलंबन पैसे लेकर सवाल पूछने के कारण हो चुका है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक अगले ही दिन आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रायपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसके बाद तीनों यानी आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को फर्जीवाड़ा मामले में 7-7 साल की सजा सुना दी गई। अदालत के इस फैसले से अखिलेश यादव की पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों ही को सजा मिली है। गंज थाने में आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है। अब्दुल्ला आजम इन दोनों प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से किया करता था। अब्दुल्ला आजम पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजने की मांग की गई थी। याचिका में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इससे पहले बीते 11 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को एक आपराधिक मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला ने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जाए जब तक कि उनके किशोर होने का दावा सुनिश्चित नहीं हो जाता। शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश को किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार घटना के समय अब्दुल्ला आजम खान की किशोरावस्था के पहलू पर फैसला करने और निष्कर्ष को आगे के विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्ज लेकर चुकाने की जो पुड़िया पंजाब में सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल को दी थी वह गलत निकली। भगवंत मान ने कर्ज लेकर कर्ज चुकाया ही नहीं, इसकी जानकारी राज्यपाल को थी और ऐसे में पलटकर भगवंत मान को पत्र लिखकर राज्यपाल ने कई तीखे सवाल पूछ लिए। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का कार्यकुशलता के साथ प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाया। राज्य पर कर्ज के बोझ को लेकर सीएम मान ने एक पत्र के जवाब में राज्यपाल को लिखा
कि प्रदेश सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अल्प वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से करेगी। राज्यपाल ने लिखा, हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी और कुशल तरीके से नहीं कर रही है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने राज्य विधानसभा की ओर से बजट में स्वीकृत राशि से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने पर भी सवाल उठाया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 2022-23 में 23,835 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले 33,886 करोड़ रुपए कर्ज लिया। पुरोहित ने कहा, जाहिर है इसका इस्तेमाल पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए नहीं किया गया है। ऐसे में अतिरिक्त कर्ज का इस्तेमाल कहां किया गया, ये स्पष्ट करने की जरूरत है। पुरोहित ने लिखा, इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रभावी रूप से पूंजीगत व्यय अनुमानित 11,375.59 करोड़ रुपए के मुकाबले 1,500 करोड़ रुपए से अधिक घटकर 9,691 करोड़ 53 लाख रुपए रह गया। इस संबंध में संशोधित अनुमानों के अनुसार अतिरिक्त कर्ज का इस्तेमाल पिछली ब्याज देनदारी की चुकाने के लिए भी नहीं किया गया। राज्यपाल ने कहा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG के आंकड़ों की तुलना में मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर है। राज्यपाल के पत्र के अनुसार राज्य सरकार ने कर्ज में 47,107 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का आंकड़ा प्रस्तुत किया, जबकि CAG के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2023 तक यह आंकड़ा 49,961 करोड़ रुपए था। पत्र में यह भी कहा गया कि इस तरह राज्य सरकार के अनुसार पूंजीगत व्यय आंकड़ा 10,208 करोड़ है, जबकि CAG के आंकड़ों में ये 7,831 करोड़ है। CM मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के पहले भी कई मुद्दों पर राजभवन के साथ टकराव देखा गया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शशि थरूर ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस एक परिवार से संचालित होने वाली पार्टी है। एक परिवार मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों अपने अपने बेटों को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और इस चक्कर में दोनों के बीच तो ठन गई है ही। कांग्रेस के दूसरे बड़े आधा दर्जन नेता खुद को उपेक्षित मानने लगे हैं। इससे कांग्रेस के अंदर चुनावों के ठीक पहले गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। हद तो तब हो गई जब कमलनाथ छिंदवाड़ा की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के ऐलान करने का जिम्मा अपने बेटे नकुलनाथ को सौंप दिया है। अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दिल्ली से किया जाता था, लेकिन ये कांग्रेस के मालिकों की मजबूरी है कि वे पूरी तरह से कमलनाथ के सामने झुक कर खड़े हैं। कांग्रेस में पहले भी गुटबाजी रही है, लेकिन अब नई तरह की राजनीति सामने आ रही है। इससे इस विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस किसी की बपौती तो किसी को पिता से मिली हुई संपत्ति बनकर रह गई है। 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाते ही सरकार भी चली गई थी। तब लग रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी का दौर थम गया है। अब जब चुनाव सिर पर हैं, पार्टी 18 साल से विपक्ष में बैठी है। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो कांग्रेस की गुटबाजी। पुत्र मोह में नेता इतने अंधे हो चुके हैं कि पूरी कांग्रेस हाईकमान उनके आगे बौना दिख रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां छिंदवाड़ा की सभी 6 सीटें बेटे नकुलनाथ से ऐलान करवा रहे हैं, वहीं टिकट वितरण में भूतपूर्व CM दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह का दखल तेजी से बढ़ रहा है। वचन पत्र के लॉन्च के मौके पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तू मैं मीडिया ने कवर किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 दिग्गज नेता आपस में भिड़े हैं। कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को मजबूत करना शुरू कर दिया है, वहीं दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की मुख्य धारा के बड़े नेता सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विवेक तनखा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मतदान की तारीख के पूरे 1 महीने पहले कमलनाथ और दिग्गी का ये विवाद चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। छिंदवाड़ा की 6 सीट पर पार्टी प्रत्याशी घोषित करने का अधिकार नकुलनाथ को देना सीधे सीधे नेतृत्व को चुनौती दे रहा है और आलाकमान असहाय नजर आ रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।